ओके, तो पहले देखते हैं कल हमने क्या देखा था। कल हमने देखा था आईटी में कौन से रोल है। ओके, ये इतने रोल्स हमने फॉर एग्जांपल देखे थे, और भी बहुत सारे रोल्स है। फिर हमने देखा था कि आगे जाके क्या होगा। ये जो सारे रोल्स है, ये क्लाउड एंड डेवऑप्स रोल में मर्ज हो रहे हैं। ओके, फिर इसमें क्या क्या है, इसमें डेवसेकऑप्स है, फ्यूचर ऑफ दिस क्लाउड एंड डेवऑप्स इंजीनियरिंग, डेवसेकऑप्स, एसआरई, फिनऑप्स, एमएलऑप्स, एआईऑप्स, क्लाउड टेस्टिंग, ये टेस्टर का फ्यूचर है। फिर हमने देखा कि डेवऑप्स में कौन से टूल्स है इम्पोर्टेंट, एंसिबल है, डॉकर है, कुबरनेटिस है, टेराफॉर्म है, जेनकिंग है, एंड गिट है। ओके, इसके बाद हमने देखा था ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए। तो सिंपल है, फास्टर डिलीवरी। ओके, ऐसा चाहिए कि आपका सॉफ्टवेयर जल्दी से जल्दी मार्केट में डिलीवर हो, ओके, लॉन्च हो, इसको बोलते हैं फास्टर डिलीवरी। हायर क्वालिटी मतलब जो भी आपका एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर आपने क्रिएट किया है, उसमें कम से कम इश्यूज या बग्स हो। फिर है लेसर स्पेंडिंग, मतलब जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपना सॉफ्टवेयर होस्ट कर रहे हो, या जो आपका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या वेबसाइट लॉन्च करने के लिए जितना कम हो उतना कम हमको खर्चा करना है, स्पेंडिंग कम करना है। और ऑलवेज अवेलेबल, इसका मतलब क्या है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है, हमारा जो वेबसाइट है, हमारा जो एप्लीकेशन है, वो कम से कम डाउन टाइम फेस करे। ओके, हमेशा अवेलेबल रहे, ये ऑर्गेनाइजेशन की नीड है। इसके बाद हमने देखा स्टोरेज के ऑप्शंस। ओके, ये सारे स्टोरेज के ऑप्शंस है। ओके, आगे जाते हैं थोड़ा सा आज, और देखते हैं कि डेवऑप्स इंजीनियर्स में और क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, हमारे डेवऑप्स इंजीनियर का पर्पस क्या है, या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, या डेवऑप्स इंजीनियर करता क्या है। चलेगा आगे सारे अभी तक। चलो, डेवऑप्स, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मीनिंग कोई बताएगा? कोलैबोरेशन क्या होता है? संगठित। ओके, चलो सबको साथ लेके चलना। ओके, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है ऑटोमेशन। तीसरा है इफिशिएंसी। इफिशिएंसी। फोर्थ वाला है क्वालिटी। फिफ्थ है सिक्योरिटी। सिक्स्थ है मॉनिटरिंग। सेवंथ है प्रोसेस इंप्रूवमेंट। और लास्ट का है नॉलेज शेयरिंग। नॉलेज शेयरिंग। ओके, तो ये सारे ऑप्शंस है, ये सारे काम हमें करने हैं। ओके, तो सबसे पहले कोलैबोरेशन क्या होता है, किसी को पता है? हम किसके बीच में कोलैबोरेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कोई समझा सकता है जो ऑलरेडी आईटी में काम कर रहा है या डेवॉप्स में? यहाँ पे ऐसे भी बहुत लोग हैं जो ऑलरेडी डेवॉप्स में काम कर रहे हैं एज अ स्टार्टिंग फेज। Collaboration means developers and stakeholders can mediators. राइट, डेवलपर्स, And स्टेक stakeholders होल्डर्स भी together. होंगे। ओके, क्यूए टीम एंड ऑप्स टीम, इनके बीच का जो कोलैबोरेशन है वो डेवॉप्स लोगों को करना पड़ता है। क्लियर सबको? डेवलपर्स,
आपकी कंपनी में जो डेवलपर्स रहेंगे, हम बोलते थे ना आज तक, कल तक क्या बोला कि डेवॉप्स मतलब होता है डेवलपर एंड ऑप्स। डेवलपर्स एंड ऑप्स के बीच में जो गैप होता है वो गैप ब्रिज करने का काम करता है डेवॉप्स। ओके, पहले कैसा था, ब्लेम गेम चलता था ऑर्गेनाइजेशन में। डेवलपर बोलता था ये हमारा इशू नहीं है, फ्रंट एंड वाला बोलता था फ्रंट एंड का इशू नहीं है, बैक एंड वाला बोलता था बैक एंड का इशू नहीं है। ओके, क्यूए बोलता है किसी का तो इशू है, वो सॉल्व करो। ये तो ब्लेम गेम का चक्कर चल रहा था पहले। ओके, ये बोलेगा उनका इशू है, वो बोलेगा इनका इशू है, तो वो सॉल्व करने के लिए कोलेब्रेशन इंपॉर्टेंट है। कोलेब्रेशन मतलब सबको साथ लेके चलना, सबके साथ बैठना, डिस्कस करना किसका इश्यू है, कैसा फिक्स हो सकता है। और इसकी वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होता है। ओके, अगर आप लड़ते रहोगे झगड़ते रहोगे तो प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में कम हो जाती है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कोलेब्रेशन। दूसरा क्या है, दूसरा है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या है, क्या होता है ऑटोमेशन? रिपीटेड टास्क को ऑटोमेट करना। चलेगा, करेक्ट। जो मैनुअल टास्क है, जो रिपीटेटिव टास्क है, ओके, कंपनी में आप कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो वो मैनुअल है और रिपीटेटिव है, बार बार आपको वही करना पड़ता है। ओके, तो आप क्या करते हो, उसको ऑटोमेट करते हो। समझ में आया? क्या करते हो आप, उसको ऑटोमेट करते हो, तो आप उसके लिए स्क्रिप्ट लिखोगे। ओके, स्क्रिप्टिंग से आप क्या कर रहे हो, ऑटोमेशन कर रहे हो। ऑटोमेशन मतलब कोई भी टास्क है जो मैनुअल एफर्ट्स ज्यादा लग रहे हैं, मान लो आपको, आपके पास 100 ऑफ सर्वर्स है और 100 ऑफ सर्वर्स के ऊपर आपको दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। क्या करना है आपको, दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। आपको पता है सबको, लैपटॉप जो हमारा विंडोज का है उसमें सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं, पता है सबको? एक एक्स वाई जेड सॉफ्टवेयर वीएलसी, पता है सबको, वीएलसी प्लेयर। वीएलसी प्लेयर अगर मुझे अपने लैपटॉप में अगर इंस्टॉल करना है तो कैसे करते हो आप? सिंपल बताता हूँ आपको कैसे करते हैं। गूगल पे जाना है, डाउनलोड करें। डाउनलोड, ओके, डाउनलोड वीएलसी प्लेयर। डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। करेक्ट, पहले इसको डाउनलोड करो। डाउनलोड करके डबल क्लिक करके एक फाइल आएगी हमारे पास, डॉट ई एप्लीकेशन फाइल आएगी, और उस पर डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना है। ओके, मोबाइल में कैसे आप करते हो, आप मोबाइल में अगर आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है तो प्ले स्टोर पे जाते हो, पता है सबको, प्ले स्टोर। प्ले स्टोर पे जाते हो, वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो और इंस्टॉल करते हो। तो ये सिंपल तरीका होता है। ओके, अगर आपको सेम केस 100 ऑफ सर्वर्स पे करना है तो हर एक सर्वर पे जाके आप डाउनलोड नहीं कर सकते और इंस्टॉल नहीं कर सकते मैन्युअली। तो उसके लिए आप क्या करते हो, ऑटोमेशन का स्क्रिप्ट लिखते हो, तो ये आपका ऑटोमेशन हो जाएगा। ओके, इससे क्या होगी, इससे इफिशियंसी बढ़ेगी। ओके, इफिशियंसी मतलब क्या होता है, कोई बताएगा क्या होता है इफिशियंसी? सर, आउटपुट अचीव करना विद मिनिमम रिसोर्सेज एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। करेक्ट। ओके, कम से कम कॉस्ट में, कम से कम रिसोर्सेज का यूज करके आपका जो डिजायर्ड आउटपुट होगा वो अचीव करना, मतलब होता है इफिशिएंटली काम करना। कम से कम टाइम, कम से कम रिसोर्सेज, कम से कम कॉस्ट। ओके, और आपका जो आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट होगा उसको अचीव करना मतलब होता है इफिशिएंसी। बात सबको क्लियर है, समझ में आई? सर। यस सर। ओके, फिर होता है क्वालिटी। क्वालिटी मतलब क्या है, आपका जो सॉफ्टवेयर होगा, जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा यहाँ पे, हायर क्वालिटी। हायर क्वालिटी मतलब क्या है, आपका जो सॉफ्टवेयर होगा वो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। करेक्ट, उसमें कम से कम बग्स होने चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, कम से कम बग्स, कम से कम इश्यूज होना चाहिए। इसको बोलते हैं क्वालिटी। आप सिक्योरिटी के बारे में बताओ, क्या होता है सिक्योरिटी, किस लिए होता है सिक्योरिटी? vulnerabilities नहीं हो इसलिए। बोलो। हमको लगता है।
टू प्रोटेक्ट सिस्टम्स, Data security. डेटा एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सबको सिक्योर करने के लिए आपको काम करना है डेवऑप्स इंजीनियर को। सिक्योरिटी, आपका सिस्टम सिक्योर होना चाहिए, डेटा सिक्योर होना चाहिए, और आपका कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योर होना चाहिए। ये भी एक आपका टास्क या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मेजर एस्पेक्ट्स है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के बाद है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग क्या है? सर रिसोर्सेज पे कंटिन्यूस चेक रखना। ओके, करेक्ट। और कोई बताएगा? In case of rush or traffic on the server, तो DevOps का responsibility रहता है कि वो monitor and prepare the site. चलेगा, परफेक्ट है। टू ट्रैक योर रिसोर्सेस, ओके। आइडेंटिफाई इश्यूज, आपने जो बोला मैं उसको थोड़ा आर्टिकुलेट करता हूँ। आइडेंटिफाई इश्यूज, ओके, इसको बोलते हैं मॉनिटरिंग। जो भी इश्यूज होंगे आपके सिस्टम पे, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के, उसको जल्दी आइडेंटिफाई करना है और रिजॉल्व करना है, इसको बोलते हैं मॉनिटरिंग। फिर होता है प्रोसेस इंप्रूवमेंट। ये क्या होता है? क्या होता है प्रोसेस इंप्रूवमेंट? क्या लगता है आपको प्रोसेस इंप्रूवमेंट में क्या क्या हो सकता है? थोड़ा सोचो, आंसर बताओ मुझे। क्या करते हैं प्रोसेस इंप्रूवमेंट में हम? So कंटिन्यूस चेंजेस करते हैं। I think so. Time should be taken less to complete any tasks or process. ओके, और जो डिफिकल्टी है वो हम रिजॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस इंप्रूवमेंट। ओके, और कोई बताएगा क्या होगा? सब बोल रहे वो सही है, गलत तो कुछ नहीं है। Continuous integration and efficient integration. देखो, Working प्रोसेस the इंप्रूवमेंट hours of मतलब time. क्या है, ये समझो अभी। ओके, आप किसी भी टास्क को अचीव करने के लिए आपके पास एक सर्टन प्रोसेस है कंपनी में। आप जैसे जाते हो कंपनी में, हर एक कंपनी का एक प्रोसेस रहेगा। ओके, जब भी आप कंपनी में जाओगे, हर एक कंपनी में एक प्रोसेस, फिक्स प्रोसेस रहेगा। नाउ एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आपका काम क्या है? उस प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट करना, उस प्रोसेस को इम्प्रूव करना। आप इम्प्रूव कैसे करोगे? आप इम्प्रूव करोगे, मान लो अगर कोई डेयर एक्टिविटी हो रही है, जैसे अभी डेयर एक्टिविटी का आपको क्वेश्चन आता है इंट्रो में। डेयर एक्टिविटी हो रही है, डेयर एक्टिविटी में मान लो आपका डाउन टाइम हो रहा है कुछ 4 घंटे का। तो आप ऐसा कुछ अचीव करो कि जिसमें डाउन टाइम 4 घंटे का रिड्यूस होके 2 घंटे का ही रहे। अगर मान लो मैन पावर, डेयर एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए मैन पावर लग रही है 4 लोगों की, तो आप ऐसा कुछ करो कि जहाँ पे आपकी 2 ही लोगों की जरूरत पड़े। इसको बोलते हैं प्रोसेस इंप्रूवमेंट। ओके, प्लस अगर आप देखोगे, आपका रन बुक होता है कंपनी में। रन बुक पता है किसी को? रन बुक, जो आईटी में काम कर रहे हैं उनको पता होगा रन बुक। process book. ओके, आप कोई भी डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, कोई भी टास्क अलग अलग एनवायरनमेंट पे परफॉर्म करना चाहते हो, तो आपको रन बुक क्रिएट करना पड़ता है। ओके, इसके बारे में भी अपन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अभी शॉर्टकट के लिए बोलता हूँ, या किसी ने बोला सही से, प्रोसेस बुक या प्रोसेस का एक डॉक्यूमेंट। ओके, तो इस डॉक्यूमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा? हमेशा इवेल्यूट करना पड़ेगा कि ये डॉक्यूमेंट सही है, इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट के पॉइंट हो सकते हैं, डाउन टाइम कम हो सकता है, मैन पावर कम हो सकता है, और वेबसाइट को कम से कम टाइम में अपग्रेड कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रोसेस इंप्रूवमेंट। तो हमें प्रोसेस इंप्रूवमेंट पे भी ध्यान देना है। प्लस लास्ट में क्या है? नॉलेज शेयरिंग। नॉलेज शेयरिंग में क्या होता है? क्या होता है नॉलेज शेयरिंग में?
create a document and share it with the team. ओके और Whatever work we are performing in our project, share that steps and knowledge to other resource in the team. करेक्ट। तो हमें जो हमारे पास नॉलेज है, देखो अगर आप कंपनी में जाओगे डेवॉप्स में तो हर कोई एक एक फील्ड में एक्सपर्ट होगा। कोई जेनकिंग में एक्सपर्ट है, कोई टेराफॉर्म में एक्सपर्ट है, कोई गिट में एक्सपर्ट है। ओके, एट द एंड आपको क्या करना है, आपको साइलोज में काम नहीं करना है, आपको मोनेटाइज उसी टास्क पे काम नहीं करना है। ओके, आपको एक कोलैबोरेटिव अप्रोच फॉलो करके आपको सारे टूल का नॉलेज होना चाहिए। प्लस आपके पास जो नॉलेज है आप वो दूसरे को शेयर करोगे, दूसरा होगा वो आपको नॉलेज शेयर करेगा, तो आपका नॉलेज ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट प्रोसेस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है। ओके, एंड नॉलेज शेयरिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। नॉलेज शेयरिंग, ओके, इसको बोलते हैं डेवऑप्स की प्रैक्टिसेस या डेवऑप्स के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, या डेवऑप्स को किस पर्पस से हायर किया गया है। तो ये है सारे पर्पसेस: कोलैबोरेशन, ऑटोमेशन, इफिशिएंसी, क्वालिटी, सिक्योरिटी, मॉनिटरिंग, प्रोसेस इंप्रूवमेंट एंड नॉलेज शेयरिंग। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़े। यस सर। चलो ओके, अभी तक हम थियोरेटिकली पार्ट देख रहे हैं पूरा। मैं एक नया स्लाइड ओपन करता हूँ पेंट में। नेक्स्ट, कंपनीज के टाइप। आप कभी भी जब जॉब के लिए अप्लाई करोगे, ओके, या आप कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे, तो वहाँ पे दो टाइप की कंपनीज होती है। एक होता है प्रोडक्ट बेस और दूसरी होता है सर्विस बेस। पता है सबको? नहीं पता होगा तो आज समझ में आएगा आपको। तो क्या डिफरेंस होता है ये प्रोडक्ट बेस में? पता है। ओके, पता है। तो बताओ आप मुझे, क्या होता है प्रोडक्ट बेस कंपनी, एग्जांपल के साथ। प्रोडक्ट बेस में प्रोडक्ट होते हैं उनके एक प्रोडक्ट उनकी रहता है, उसकी रिगार्डिंग सब ERP लाइक सब मैनेज होता है सर उसमें। ओके, और कौन सा कंपनी है? गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, HDFC बैंक, ICICI बैंक। ओके, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपने क्या बोला? सिंपल। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंपनी होती है और कंपनी का खुद का एक प्रोडक्ट होता है, राइट? ये जो कंपनीज है उनका एक प्रोडक्ट है। HP का एक प्रोडक्ट है, लिनो का प्रोडक्ट है, गूगल का प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, अमेजोन का प्रोडक्ट है। ओके, एट द एंड ये पैसा कैसा कमाती है? अपने प्रोडक्ट को बेच के या उस एप्लीकेशन की सर्विस प्रोवाइड करके। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? HP अपना लैपटॉप बेच के रेवेन्यू कमाता है, लिनोवो भी लैपटॉप है, मोबाइल है, वो बेच के पैसे कमाता है। गूगल के पास क्या है? गूगल मैप है, एंड्रॉयड है, पता है ना? गूगल का मोबाइल फोन भी है। ये सब बेच के गूगल पैसा कमाता है। माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट कैसे कमाता है पैसा? टीम्स टीम्स माइक्रोसॉफ्ट का टीम्स है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। आप बोलोगे सर हमने तो कोई पे नहीं किया है, लेकिन आपने ये HP का लैपटॉप ऑर्डर किया है तो HP ने माइक्रोसॉफ्ट को पे किया है। क्लियर? बात समझ में आ रही है सबको? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपका? यस सर। ओके, तो ऐसा है माइक्रोसॉफ्ट। फिर है अमेजॉन। अमेजॉन ने क्या किया है? अमेजॉन क्या करता है? जैसे अमेजॉन का ई कॉमर्स वेबसाइट है, ये एक प्लेटफॉर्म करके दिया है। वहां पे सारे वेंडर्स आते हैं, अपना अपना प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, और कंज्यूमर क्या करते हैं? वो प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं और उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। फ्लिपकार्ट ने, जैसे अमेजोन ने किया है, फ्लिपकार्ट ने भी वैसे किया है। एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना के रखा है फ्लिपकार्ट ने। ओके, वहां पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, आप उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हो,
यूज करते हो, तो ये एक प्लेटफॉर्म अमेजोन ने, फ्लिपकार्ट ने क्या किया है, ई कॉमर्स का एक प्लेटफॉर्म बना के दिया है आपको। माइक्रोसॉफ्ट गूगल की क्या है, अपने खुद के प्रोडक्ट है। एचपी लिनो ये हार्डवेयर डिवाइसेस बेचते हैं, सॉफ्टवेयर भी बेचते हैं। आप आके जाते हैं बैंक, ओके, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, तो इनका क्या प्रोडक्ट है, इनकी है बैंकिंग सर्विसेज। ओके, आपको एफडी बनाना है, आपको ट्रांजैक्शंस करने हैं, तो ये क्या करते हैं, आपको हेल्प करते हैं। आपको अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रखना है, सैलरी अकाउंट क्रिएट करना है, तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, ऐसे बहुत सारे बैंक है। तो ये है सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। ये क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का अपना एक एप्लीकेशन होता है, एक वेबसाइट होता है, और एक सॉफ्टवेयर होता है, और उसको सेल करके या सर्विस देके वो अपना अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको, प्रोडक्ट बेस्ड? यस सर। Yes, चलेगा। आगे जाते हैं, सर्विस कंपनी देखते हैं। पहला है इन्फोसिस, फिर टीसीएस, एलटीआई, एसेंचर, कॉग्निजेंट, ओके, बहुत सारी कंपनी, हेक्सावेयर, ओके, कैपजेमिनाई, बहुत सारी कंपनीज है। ओके, तो ये कैसा रेवेन्यू कमाते, ये कैसा पैसा कमाते, पता है किसी को? They provide the service to the companies or organization and generate the revenue. करेक्ट, ओके, बात बिल्कुल सही है। ओके, समझो अभी कैसा पैसा कमाते हैं। ये आपको क्यों बता रहा हूँ, आपके कल इंट्रोज होंगे तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ओके, चलेगा। मैं आपको एक एक चीज बताता हूँ, ध्यान दे के सुनो। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का हम स्ट्रक्चर समझ गए, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। आप सर्विस बेस्ड कंपनी का मॉडल समझो, वो कैसे पैसे कमाती है। तो ये इन्फोसिस, टीसीएस, एलएनटी, एसेंचर, फिर है कॉग्निजेंट, एक्सावेयर, ओके, विप्रो, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है। ये क्या करती है, सर्विस देती है। सर्विस देती है मतलब क्या, समझो। मान लो ये गूगल है, ओके, मैं अभी गूगल के प्रोडक्ट पे काम किया था, गूगल मैप पे। तो आई वॉज इन कॉग्निजेंट कंपनी। ओके, कॉग्निजेंट एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, मैं कॉग्निजेंट में काम कर रहा था। गूगल मैप का कॉग्निजेंट के पास क्या था, प्रोजेक्ट था। ओके, तो कॉग्निजेंट को कौन पे करता है, गूगल पे करता है। किस लिए पे करता है, हमारा सॉफ्टवेयर, जो गूगल मैप का सॉफ्टवेयर है, वो इम्प्लीमेंट करके दे दो, या उसको आप सर्विस दे दो, सपोर्ट दे दो। बात को समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉग्निजेंट को कैसे पे करता है, आप सपोर्ट दे दो, मतलब अगर कोई कस्टमर कोई इश्यू रिपोर्ट करता है, तो गूगल की टीम काम नहीं करेगी, कॉग्निजेंट की टीम काम करेगी। क्योंकि गूगल क्या करेगा, गूगल बहुत सारे लोगों को हायर नहीं करेगा। गूगल क्या करेगा, अपना जो एक्स्ट्रा काम होगा वो आउटसोर्स करेगा। क्या करेगा, आउटसोर्स। आउटसोर्स मतलब क्या, किसी और कंपनी को ये हैंड ओवर देगा कि इन्फोसिस, टीसीएस, एलएनटी, आप ये काम संभाल लो। ओके, तो कॉग्निजेंट क्या करेगी, कॉग्निजेंट डेवऑप्स इंजीनियर हायर करेगी, डेवलपर हायर करेगी, डीबीए हायर करेगी, और कॉग्निजेंट ये काम करके देगी। किसको, गूगल को। अगर गूगल एक एम्प्लॉय के लिए, ओके, मंथली 5 लाख रुपए कॉग्निजेंट को देता है, तो कॉग्निजेंट उसमें से 1 या 2 लाख रुपए आपको देगी। जो बीच का होगा वो कॉग्निजेंट का प्रॉफिट। उसके अंदर भी कॉग्निजेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कॉग्निजेंट का एचआर की सैलरी है, एडमिन की सैलरी है, ये सब जाके जो बचेगा वो रहेगा कॉग्निजेंट का प्रॉफिट। बात सबको समझ में आ रही है, या फिर से एक्सप्लेन करूं? लेट कंसीडर कॉग्निजेंट के पास यहाँ पे 10 इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। 10 क्या कर रहे हैं, इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, जिनके लिए गूगल पे करता है 5 लाख रुपीज पर मंथ। ओके, और कॉग्निजेंट इन 10 एम्प्लॉयज को कितना देगी, किसी को 1 लाख रुपीज दिया, किसी को 2 लाख रुपीज दिया पर मंथ। ओके, तो जो बीच में बचेगा, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट, लैपटॉप की कॉस्ट, ये सब कॉस्ट जाने के बाद बचेगा कॉग्निजेंट का प्रॉफिट। तो कॉग्निजेंट इस तरीके से पैसा कमाएगी, गूगल अपना प्रोडक्ट बेच के पैसा कमाएगी। तो यहाँ पे दो टाइप की सर्विसेज या दो टाइप के कंपनीज है आईटी में, एक होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, एक होता है सर्विस बेस्ड कंपनी। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है?
फील फ्री आस्क मी योर क्वेश्चंस, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। इजी है इसमें, इजी है ना, हेलो। कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ बोलिए। सर जैसे गूगल जो है वो कॉग्निजेंट को एम्प्लॉयमेंट दे रही है फॉर 10 engineers and 5 lakhs per month. हम्म, And Cognizant is paying 1 to 2 lakhs per engineer per month. तो isn't it more feasible for Google कि वो directly उन engineers को hire कर ले? चलोगा, वही Then बताना they है, can save वही 3 आगे का, lakhs. आगे का टॉपिक वही है, बताता हूँ सबको। ओके, अब आप ये सोचोगे सर एक चीज है, ओके, गूगल क्या कर रहा है, गूगल 5 lakhs पर मंथ की सैलरी दे रहा है कॉग्निजेंट को, कॉग्निजेंट का प्रॉफिट हो रहा है। गूगल ऐसा क्यों नहीं करता कि उन एम्प्लॉयज को जो इंजीनियर्स है मार्केट में उनको हायर करे और 2-3 लाख की सैलरी दे दे, इसमें गूगल का भी फायदा है, राइट? ऐसा क्वेश्चन आ रहा है सबके माइंड में? हेलो, माइंड में क्वेश्चन आ रहा है ऐसा? ऐसा क्यों नहीं कर रही है गूगल? Yes. ओके, इसका सिंपल रीजन है, गूगल को ये जो एम्प्लॉय चाहिए, ये जो टीम चाहिए ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चाहिए। गूगल क्या बोल रहा है, मुझे ये टीम की जरूरत बस 3 साल के लिए है, मुझे इस टीम की जरूरत बस 2 साल के लिए, तो मैं क्यों हायर करूं, प्लस मैं अपने ऑफिस में सब एम्प्लॉय को क्यों बिठा के रखूं, प्लस मैं यहाँ पे एक एचआर क्यों मैनेज करने के लिए रखूं, इसलिए मैं इस काम को आउटसोर्स कर देता। समझ में आया? गूगल को क्या करना पड़ता, ये इंजीनियर्स को हायर करना पड़ता, इनके लिए एक मैनेजर हायर करना पड़ता, एक 2-3 एचआर हायर करने पड़ते, ओके, फिर इनको ट्रेनिंग देने के लिए कोई इंजीनियर हायर करना पड़ता। इसलिए गूगल क्या बोलता है, और मुझे ज़्यादा काम भी नहीं है, ओके, तो अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, 1-2-3 साल के लिए है, तो गूगल ये सोचता है कि मैं कॉग्निजेंट को आउटसोर्स करता हूँ, राइट? कॉग्निजेंट क्या बोलती है, आज मेरे पास गूगल मैप का प्रोजेक्ट है, 10 इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, हम इनको अच्छी सर्विस देंगे तो ये अपना और भी, जैसे गूगल पिक्सल का प्रोजेक्ट है, बहुत सारे प्रोजेक्ट है गूगल के पास, तो ये हमें और प्रोजेक्ट देंगे। तो कॉग्निजेंट को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसलिए कॉग्निजेंट क्या करता है, वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है और इंजीनियर्स हायर करके अच्छी क्वालिटी देता है, तो नेक्स्ट टाइम से गूगल इनको और बिजनेस देगी। और गूगल का भी फायदा है, गूगल को ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने की जरूरत पड़ रही है, गूगल के पास अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन वो क्या है, गूगल ये सोच के चल रही है कि 10 साल तक 15 साल तक मैं इसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से काम करूंगा, जो बाकी के इंजीनियर से मैं आउटसोर्स करूंगा। अगर कॉग्निजेंट की सर्विस गूगल को अच्छी नहीं लगी तो गूगल विल गो टू टीसीएस। कभी कभी कंपनी क्या करती है पता है, गूगल जैसी कंपनी एक ही प्रोजेक्ट 3-3 कंपनीज को देती है, मतलब कॉग्निजेंट को भी दिया, इन्फोसिस को भी दिया और टीसीएस को भी दिया। क्यों देती है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई कॉग्निजेंट में तो हमारे प्रोडक्ट का लॉस नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सेम प्रोजेक्ट टीसीएस को देंगे, इन्फोसिस को देंगे, कॉग्निजेंट को देंगे, मतलब कॉग्निजेंट के 10 एम्प्लॉय काम करेंगे, टीसीएस के 20 करेंगे, इन्फोसिस के 15 करेंगे, जैसे भी हो, ओके। और ये कंटिन्यूसली क्या होगा, ऐसे ही प्रोजेक्ट आगे बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इनमें से अगर किसी कंपनी का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, इंजीनियर्स का प्रॉब्लम हो जाता है, तो बाकी की कंपनी को वो पार्ट हैंड ओवर कर देगी। इसका क्या फायदा हुआ, गूगल भी एक कंपनी पे डिपेंड नहीं हुआ, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और इन कंपनीज को भी क्या है, इनको और बिजनेस चाहिए और हेड काउंट बढ़ाना है, तो और काम चाहिए, तो ये भी अपना काम कर रही है। प्लस ऐसा नहीं कि गूगल, कॉग्निजेंट के पास एक ही प्रोजेक्ट है गूगल का, कॉग्निजेंट के पास भी मल्टीपल प्रोजेक्ट रहेंगे, एचडीएफसी बैंक का भी रहेगा, फ्लिपकार्ट का भी रहेगा, अमेजोन की भी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कॉग्निजेंट के पास भी होते हैं। तो इस तरीके से सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री और प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री हैंड इन हैंड काम करते हैं। क्लियर सबको? आप कोई डाउट नहीं है? धीरे धीरे आगे जाके अगर आप बोलोगे सर मेरे को जॉब करना है, तो मेरे को दोनों में से कौन सी कंपनी अच्छी रहेगी, आपके लिए सबसे बेस्ट कंपनी रहेगी प्रोडक्ट बेस्ड। हर एक कंपनी का कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है, दोनों एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? करो एक्सप्लेन। यस सर। चलेगा, यस सर। आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी का पहले समझते हैं, फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का समझते हैं। सर्विस बेस्ड में आपको एडवांटेज क्या मिल रहा है,
आप इन्फोसिस में काम कर रहे हो या टीसीएस में काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल अकाउंट्स, अकाउंट्स बोलते हैं उनको, मल्टीपल अकाउंट मतलब क्या, अलग अलग प्रोजेक्ट पे आप काम कर सकते हो। कभी आपने गूगल के प्रोजेक्ट पे काम किया 2 साल, फिर 2 साल अमेजोन के प्रोजेक्ट पे काम किया, फिर आईसीआईसीआई बैंक के प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया। तो आप क्या है, यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स का एक्सपोजर मिल सकता है आपको। क्लियर है? 1.5 साल 2 साल एक एक प्रोजेक्ट पे काम किया तो अपना स्किल भी बढ़ गया। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ में आ रही है मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये फायदा आपका यहाँ पे टीसीएस में हो जाता है। यहाँ पे क्या फायदा होता है, यहाँ पे ये फायदा होता है कि जो एक्स्ट्रा सैलरी कॉग्निजेंट को पे कर रहा था 5 lakhs पर मंथ की, माइक्रोसॉफ्ट क्या करेगा, आपको ही 3 lakhs पर मंथ की सैलरी देगा। ओके, तो यहाँ पे आपको सैलरी ज्यादा मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको सैलरी ज्यादा मिल रहा है। ओके, लेकिन और एक चीज है, अगर ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, अगर एक उनके प्रोडक्ट को अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, तो यहाँ पे मैसिव ले ऑफ हो जाता है। आपने देखा होगा क्या होता है, मैसिव ले ऑफ हो जाता है। ओके, जैसे आपको पता है एक कंपनी थी मोबाइल की, नोकिया। पता है किसी को नोकिया? जब बचपन में आपने देखा होगा छोटे छोटे फोन आते थे, रफ एंड टफ फोन होते थे, कीबोर्ड वाले, कीपैड वाले, देखा है? नोकिया नाम की कंपनी थी, मोबाइल में सबसे ज्यादा मोबाइल इनके जाते थे। फिर एक सैमसंग आई। तो नोकिया कंपनी मतलब क्या है, अगर इनका प्रोडक्ट नहीं चलता है तो वो क्या करते हैं, इंजीनियर्स का ले ऑफ कर देते हैं। मैसिव ले ऑफ होता है। वैसे यहाँ पे क्या है, अगर मान लो आप कॉग्निजेंट में गूगल के प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, गूगल का कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ये 10 इंजीनियर्स माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करेंगे, अमेजोन के लिए काम करेंगे, फ्लिपकार्ट के लिए काम करेंगे, आईसीआईसीआई बैंक के लिए काम करेंगे। तो ये स्विच कर सकते हैं अपना प्रोजेक्ट। लेकिन जो यहाँ पे काम करते होंगे उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, भले सैलरी ज्यादा है। ओके, यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी भी ज्यादा होती है। जॉब सिक्योरिटी कैसे ज्यादा होती है, अगर आप किसी फील्ड में, मान लो आप एचडीएफसी बैंक में काम करते हो और आप किसी फील्ड में अच्छे बन जाते हो, माहिर बन जाते हो, तो आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक इस कंपनी में रह सकते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ओवरऑल प्रोडक्ट को इम्पैक्ट होता है, रेवेन्यू इम्पैक्ट होता है, तो यहाँ पे ले ऑफ हो सकता है। ओके, सेम यहाँ पे भी वैसे होता है। मान लो एसेंचर को लगता है कि आने वाले 1 साल में मेरे पास ये 10 प्रोजेक्ट आएंगे और 10 प्रोजेक्ट के लिए मुझे कम से कम 70 to 80 thousand इंजीनियर्स लगेंगे, तो एसेंचर क्या करेगा, उनको हायर करेगा। उनको पता है एसेंचर को हायरिंग क्या 2 महीने में 3 महीने में नहीं होती है, 6 महीने से लेके 1 साल तक का वक्त लगता है। मान लो एसेंचर ने उतने हायर किए 70 to 80 thousand इंजीनियर्स, प्लस हायर करने के बाद क्या हुआ, उनका एस्टिमेशन था कि 10 प्रोजेक्ट मिलेंगे, 10 में से 8 ही मिले, तो थोड़े से इंजीनियर्स को वो भी ले ऑफ कर सकते हैं। या 7 मिले, 5 मिले, तो एज पर द रिक्वायरमेंट वो इंजीनियर को एडजस्ट करते हैं। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। मैं आपको प्योर पिक्चर दे रहा हूँ ताकि आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर हो, कैसे कैसे काम होता है, क्या क्या काम होता है, किस तरीके से कंपनी होती है। ओके, आपको कौन सी कंपनी चूज करना है, कौन सा कंपनी चूज करने का क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, किसी का कोई डाउट होगा तो बोलो, नहीं होगा तो आगे जाते हैं। चले आगे। Yes. ओके, Yes, sir. चलो। तो हम आज बात करते हैं एप्लीकेशन की। कंपनी में किस तरीके से एप्लीकेशन होते हैं। ओके, अभी तक हम डेवॉप्स पे नहीं चले गए हैं। डेवॉप्स पे या एडब्ल्यूएस पे हम थोड़ा 10 दिन के बाद जाएंगे। पहला हमारा आईटी का बेसिक क्लियर कर रहे हैं, आईटी में क्या क्या होता है, कैसे होता है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम अभी पहले क्लियर कर रहे हैं। ओके, ये कोई भी इंजीनियर हो, आप टेस्टिंग इंजीनियर हो, आप डेटाबेस के इंजीनियर हो, ओके, आप डेवलपर हो, डेवऑप्स हो, सबको ये जो 8 दिन पहले चलेंगे वो हर एक किसी को पता होने चाहिए। बाद में अपन एडब्ल्यूएस और हमारे प्रोफाइल के लिए सीखेंगे। क्लियर? कोर्स में कैसे आगे जाने वाले समझ में आ रहा है? Yes. ओके, फ्लो आपको पहले से पता होना चाहिए।
इसको बोलते हैं फ्रंट एंड, ये मैं समझाता हूँ। ये है आपका बैक एंड और ये है आपका डेटाबेस। ओके, क्या होता है, कैसे होता है, हर एक चीज़ बताता हूँ, थोड़ा सा वेट करो, डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ओके, तो हम एक वेबसाइट का एग्जांपल ले रहे हैं या एप्लीकेशन का एग्जांपल ले रहे हैं। इसको बोलते हैं 3 tier आर्किटेक्चर। ओके, मैं यूजर्स का इमेज लेता हूँ, कॉपी इमेज, पेस्ट यहाँ पे। मान लो ये अपना वेबसाइट है एक, ये जो यूजर्स है यहाँ पे सारे, वो एक्सेस करना चाहते हैं एक वेबसाइट को। ओके, वेबसाइट का नाम है www.flipkart.com, https www.flipkart.com, ये अपना वेबसाइट है और ये सारे यूजर्स इस वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ये 3 tier आर्किटेक्चर होता है। 3 tier मतलब ये फर्स्ट ईयर होता है फ्रंट एंड, सेकंड ईयर होता है बैक एंड, और ये होता है थर्ड, जिसको बोलते हैं डेटाबेस। ओके, ऐसे 3 tier है, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। ओके, आप समझो। मैं यहाँ पे कौन से इंजीनियर काम करते हैं ये भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे काम करते हैं फ्रंट एंड इंजीनियर्स। फ्रंट एंड इंजीनियर्स या फ्रंट एंड डेवलपर बोलो आप। यूआई यूएक्स डेवलपर, फिर होता है सपोर्ट टीम, ये होता है आपका बैकएंड। तो बैकएंड में कौन काम करता है, बैकएंड डेवलपर, सर्वर डेवलपर एंड सपोर्ट टीम। डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सपोर्ट टीम। ओके, ये लोग यहाँ पे काम करते हैं सब। अब सबका फंक्शनलिटी समझ लेते हैं, कैसे कैसे काम चलता है, हर एक चीज़ को जान लेते हैं क्या होता है। तो ये 3 tier आर्किटेक्चर है। ओके, जो आपको यहाँ पे फ्लिपकार्ट एक वेबसाइट दिखता है, हम इसकी बात कर रहे हैं। ओके, ये क्या है, ये 3 tier आर्किटेक्चर, ये कैसे होता है, क्या होता है, ये समझाता हूँ आपको। ओके, तो पहला होता है यहाँ पे फ्रंट एंड। यूजर क्या करेंगे, यूजर रिक्वेस्ट करेंगे अपने अपने लैपटॉप में, जैसे हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया www.https://www.flipkart.com, जैसे हमने ये ब्राउजर में क्लिक किया, ये हमारा एक नया वेबसाइट ओपन हुआ। ओके, फ्लिपकार्ट का ओपन होने के बाद रिक्वेस्ट जाती है सबसे पहले फ्रंट एंड के पास। ओके, ये आपको फ्रंट एंड में जो दिख रहे हैं बॉक्सेस, ये क्या है, ये है सर्वर्स। सर्वर्स मतलब क्या होता है, सर्वर का मीनिंग पता है किसी को, क्या होता है सर्वर? To provide services to the users. ओके, और सर्वर मतलब क्या होता है, सर्वर का मीनिंग क्या है, सर्वर मतलब अभी ये मेरे पास लैपटॉप है, ये क्या है, मेरे पास लैपटॉप है। ओके, लैपटॉप का एक कॉन्फ़िगरेशन है, 8 GB की रैम रहेगी, 256 GB की हार्ड डिस्क रहेगी।
सर्वर मतलब क्या होता है, एक हाई कंप्यूटेशनल, मतलब जिसमें रैम ज़्यादा होगी, जिसमें स्टोरेज ज़्यादा होगा, ऐसा एक सर्वर जो 24/7 अप एंड रनिंग होता है, और उस सर्वर पे होस्ट की जाती है वेबसाइट्स। बात सबको समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये सारे सर्वर्स पे होस्ट की जाती है वेबसाइट। किसकी वेबसाइट है? फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है। तो सबसे पहले जब यूजर्स रिक्वेस्ट करेंगे तो ये रिक्वेस्ट जाएगी फ्रंट एंड के पास। फ्रंट एंड में कौन काम करता है? फ्रंट एंड डेवलपर, यूआई यूएक्स डेवलपर। यूआई यूएक्स डेवलपर मतलब कौन होता है? जो यूजर इंटरफेस डिजाइन करता है। करेक्ट, जो यूजर इंटरफेस डिजाइन करता है। नाम क्या है यूआई यूएक्स का? नाम क्या है? यूआई मतलब क्या है, यूएक्स मतलब क्या है, पता है किसी को? यूजर एक्सपीरियंस और यूजर इंटरफेस। करेक्ट, यूजर एक्सपीरियंस एंड यूजर इंटरफेस। ओके, यूजर इंटरफेस। राइट। तो ये यूजर का, ये इंजीनियर्स का काम क्या होता है? जो आपको ये फ्लिपकार्ट का वेबसाइट दिख रहा है, ये फ्लिपकार्ट के वेबसाइट का लुक कैसा होना चाहिए, कौन से टैब होने चाहिए, कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, इसको बोलते हैं फ्लिपकार्ट का इंटरफेस। यूजर इंटरफेस दिख रहा है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मान लो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक होने के बाद कौन से ऑप्शन ओपन होने चाहिए? तो ये सब आता है फ्रंट एंड में। ये क्या आता है? फ्रंट एंड में आता है। ओके, जहाँ पे आप क्लिक करते हो वो सारा का सारा पार्ट होता है फ्रंट एंड का। बात सबको समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? जहाँ पे आप क्लिक यस। कर रहे हो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में, वो सारा पार्ट होता है फ्रंट एंड का। ओके, जैसे मैं किसी पे क्लिक करता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक्स की, इसमें जाता हूँ और ब्लूटूथ हेडसेट पे ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फ्रंट एंड से एक रिक्वेस्ट जाती है बैकएंड के पास। बैकएंड क्या करता है? बैकएंड क्वेरी करता है डेटाबेस को। क्या क्वेरी करता है? कि यूजर ने अभी अभी एक कैटेगरी, इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की एक कैटेगरी पे क्लिक किया है और उसने ब्लूटूथ हेडसेट के ऊपर क्लिक किया है। तो जितने भी अपने डेटाबेसेस में ब्लूटूथ के हेडसेट रहेंगे वो सारे यूजर को शो करो। तो ये सारे मुझे ब्लूटूथ के हेडसेट शो हो गए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर से रिपीट करूँ? हाँ, यस सूरज। ओके, फिर से देखो, ये हमारा है फ्रंट एंड। ओके, जो हमें दिख रहा है ये है यूआई। ओके, यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं। ओके, इसको बोलते हैं यूआई। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एक क्वेरी रन होती है। क्या होता है? एक क्वेरी रन होती है। और वो क्वेरी कौन जनरेट करता है? वो क्वेरी जनरेट करता है बैकएंड। बैकएंड का काम क्या होता है? यूजर जिस ऑप्शन पे के ऊपर क्लिक कर रहा है उसके रिलेटेड एक क्वेरी जनरेट करनी है, और वो क्वेरी का आउटपुट डेटाबेस से फेच करके लाना है। क्या करना है? उस क्वेरी का आउटपुट डेटाबेस से फेच करके लाना है और फिर से वो आउटपुट फ्रंट एंड पे दिखाना है। तो जैसे मान लो आप टीवी और अप्लायंसेस में जाते हो और यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन कैटेगरी में जाते हो, फुल्ली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड पे जब जैसे आप क्लिक करते हो, तो क्लिक करने के बाद क्या होता है? एक क्वेरी रन होती है। ये देखो, ऐसी एक क्वेरी रन होती है टेक्निकल। ओके, ये क्वेरी क्या बोलती है कि यूजर ने अभी अभी होम किचन के कैटेगरी के अंदर, होम अप्लायंसेस के अंदर वॉशिंग मशीन पे क्लिक किया है। तो हमारे डेटाबेस के अंदर जितने भी डेटा है वॉशिंग मशीन के रिलेटेड, वो सारा फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करो। तो ये मुझे क्या होता है? पूरा का पूरा डेटा डिस्प्ले होता है। क्लियर? समझ में आया? तो यहाँ पे अभी एक प्रोडक्ट है सारे और इनका प्राइसिंग है। अगर मुझे किसी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं क्या करूंगा? फिर से यहाँ पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ फिर से एक क्वेरी जनरेट होता है कि यूजर ने ये पर्टिकुलर मशीन का, ये पर्टिकुलर वॉशिंग मशीन का डिटेल मांगा है। तो ये पूरा डिटेल मुझे यहाँ पे शो होगा। आपको बात मेरी समझ में आ रही है? यूजर क्लिक करेगा फ्रंट एंड, फ्रंट एंड पे जो एक्टिविटी परफॉर्म होगी, जिस पे क्लिक किया जाएगा, वो बैक एंड उसके क्वेरी जनरेट करेगा।
उस क्वेरी को डेटाबेस के पास भेजेगा, डेटाबेस उसका रिलेटिव आउटपुट निकाल के फिर से बैकएंड को देगा, बैकएंड ये फ्रंट एंड पे दिखा देगा, तो आपको रिस्पेक्टिव चीजें फ्रंट एंड पे दिखना स्टार्ट हो जाएगी। ये होता है 3 टियर आर्किटेक्चर। किसी को डाउट है, किसी का कुछ क्वेश्चन है तो बोलिए। सर इसमें डेटाबेस का काम इतना ही है क्या, सारे प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग रखना? यस, डेटाबेस का काम यही है। डेटाबेस में हर अभी डेटाबेस के 2 काम है। ओके, क्या काम है बताता हूँ। देखो, आपको फ्लिपकार्ट पे आप किसी ने कुछ प्रोडक्ट कभी लिस्ट किए है, नहीं किए होंगे आप में से किसी ने। लेकिन क्या होता है, फ्लिपकार्ट या अमेजोन है ना, ये मार्केट प्लेसेस है। क्या है? मार्केट प्लेसेस। मतलब मान लो आपने एक कोई भी प्रोडक्ट, मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स में है ना, आपने एक हेडसेट लॉन्च किया, आपने एक प्रोडक्ट बनाया हेडसेट, और अब ये क्या करना है, आपको वो प्रोडक्ट बेचना है। तो बेचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? ये मार्केट प्लेस, फ्लिपकार्ट का मार्केट प्लेस। तो आप क्या जाओगे, बिकम अ सेलर में जाओगे, आप अपना प्रोफाइल बनाओगे, और प्रोफाइल बनाने के बाद आप अपने प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट कर दोगे। क्लियर सबको? और वो हम जैसे नॉर्मल यूजर को वो दिखेंगे। हमको अगर अच्छा लगता है, आपका प्राइस ठीक लगता है, तो हम उसको परचेस करेंगे। तो 2 डेटाबेसेस है या 2 कैटेगरी यहाँ पे डेटाबेसेस में। सबसे पहले होता है जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। क्लियर सबको? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? जो क्या करता है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट की प्राइसिंग, प्रोडक्ट के ऊपर का डिस्काउंट, हर एक चीज के बारे में जो इंफॉर्मेशन रखता है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट इन्फो या प्रोडक्ट रिलेटेड डेटाबेस। क्लियर? पॉइंट नंबर 1। यस सर। दूसरा होता है यूजर की डिटेल्स। जब भी आप फ्लिपकार्ट पे लॉगिन करते हो, ओके, ऐसे लॉगिन करने जाओगे तो आपको कुछ डिटेल्स देनी पड़ती है, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, फोन नंबर, आपका एड्रेस। ये क्या होता है, ये आता है सारी की सारी चीजें यूजर इंफॉर्मेशन या कस्टमर इंफॉर्मेशन के अंदर। बात समझ में आई? डेटाबेस में क्या क्या है? डेटाबेस में प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, प्लस डेटाबेस में अवेलेबल है यूजर की इंफॉर्मेशन। मान लो एज अ सूरज, ओके, मैं यहाँ पे एक यूजर क्रिएट किया, मैंने मोबाइल नंबर दिया, मुझे ओटीपी आया, फिर मैंने एक फॉर्म सबमिट किया जिसमें मेरा पूरा डिटेल्स, एड्रेस, पिन कोड, नंबर, सारी डिटेल्स मैंने सेव करके रखी। जब भी मैं कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करूंगा तो वो मेरे एड्रेस पे पहुंच जाएगा। तो डेटाबेस कौन हो गए? 2 डेटाबेस हो गए, या 2 टाइप्स हो गए, या डेटाबेस के स्ट्रक्चर के टाइप 2 बन गए अपने। कौन से? पहला बना प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन वाला डेटा, और दूसरा बना यूजर की इंफॉर्मेशन। तो आप सेलर हो तो आपका भी एक इंफॉर्मेशन है, और मैं इसको खरीद रहा हूं तो मेरा भी इंफॉर्मेशन है। इस तरीके से हमारे पास डेटाबेसेस में 2 चीजें ऐड हो जाएगी। किसी को डाउट है पूछिए। सर तो फिर ये डेटाबेस कौन मेंटेन करता है? डेटाबेस मेंटेन करने के लिए डीबीए टीम है, डीबीए, एंड अगर कोई इशू आता है तो सपोर्ट टीम है। क्लियर? बैकएंड के लिए कौन सा है? बैकएंड डेवलपर, सर्वर डेवलपर, सपोर्ट टीम। फ्रंट एंड के लिए कौन है? फ्रंट एंड डेवलपर, यूआई एंड यूएक्स डेवलपर। ओके, तो आप बोलोगे सर ये तो डेवलपर, डीबीए, सपोर्ट का काम चल रहा है, हमारा काम कहाँ है? डेवऑप्स तो मुझे नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। करेक्ट, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में। देखो ठीक से, अपन कहाँ पे, कोई बताएगा मुझे? सपोर्ट टीम में। नहीं, और बताओ क्या लगता है आपको? देखो, आप सबने अभी तक डेवऑप्स के क्लास के लिए आए हो, मतलब थोड़ा सा कुछ इंक्वायरी किया होगा, कैसा है, क्या है, क्यों है, थोड़ा सा तो इंक्वायरी किया होगा आप, राइट? तो आपको क्या लगता है हम कहाँ पे होंगे? फ्रंट एंड एंड बैक एंड के बीच में। ओके, और किसी को क्या लगता है?
सर यूजर्स और फ्रंट एंड के फ्रंट बीच में। एंड पे ही है हम। और इनके किसी बीच में। देखो, कोई बोलता है बीच में है, कोई बोलता है सपोर्ट में है, तो हम कहाँ पे हैं? ओके, हम डेटाबेस देखो ये जो पूरा फ्रंट का, ओके चलेगा, बोलो बोलो और बोलो, एनर्जी दिखनी चाहिए। हेलो, एक्चुअली जो भी चेंजेस है, जो इमेजेस क्रिएट होती है, वो सर्वर पे डिप्लॉयमेंट कंटेनर्स क्रिएट करना, ये डेवऑप्स का काम होता है। ओके, आपने आंसर सही दिया है। और कोई बोलेगा? परफेक्ट है। देखो समझाता हूँ, आप फ्रंट एंड डेवलपर के बारे में समझ गए, फ्रंट एंड का डेवलपर किसके लिए, यूआई यूएक्स डेवलपर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप बैकएंड का भी काम समझ गए। ओके, बैकएंड में एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्वेरीज क्रिएट करके डेटाबेस से आउटपुट फेच करके ला रहे हैं। और डेटाबेस का भी काम समझ रहे कि डेटाबेस को पूरा मेंटेन करने का काम डीबी एंड सपोर्ट टीम करेगी। ओके, हर एक में आप देखोगे तो कॉमन सपोर्ट टीम है। मतलब क्या है, फ्रंट एंड के डेवलपर भी रहेंगे और सपोर्ट भी रहेगा फ्रंट एंड का। ओके, बैकएंड के डेवलपर रहेंगे और उनका सपोर्ट भी रहेगा। डीबीए में भी सेम। हमारा काम है पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे कितने सर्वर होने चाहिए, बैकएंड में कितने होने चाहिए, डेटाबेस कितने होने चाहिए, ये पूरा का पूरा मैनेज करने का काम ही हमारा रहेगा। इसके ऊपर डिप्लॉयमेंट करने का काम भी हमारा रहेगा। ओके, अभी आप बोलोगे सर डिप्लॉयमेंट डिप्लॉयमेंट, आपके मुंह से 2-3 बार सुना, लेकिन एग्जैक्टली क्या डिप्लॉयमेंट होता है ये पता नहीं है। धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। ओके, आराम से। तो बैकएंड समझ में आया, फ्रंट एंड समझ में आया, डेटाबेस समझ में आया। हर एक स्टेज पे हमारा काम है एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, एज अ क्लाउड इंजीनियर, ओके, एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर। हम यहाँ पे डेवलपर को सपोर्ट कर रहे हैं, डेटाबेस को सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, और सबका काम करने के लिए हम यहाँ पे हैं। इसीलिए अभी कंपनी में हमारा नंबर ऑफ काउंट, जो टीम्स का काउंट है, वो बढ़ते जा रहा है। क्योंकि हमें अभी सब जगह पे इन्वॉल्व होना है। कोलेब्रेशन, याद है थोड़ी देर पहले देखा था हमने क्या क्या, कोलेब्रेशन करना पड़ेगा, हमें ऑटोमेशन करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी हाई चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, मॉनिटरिंग करना है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट करना है, नॉलेज शेयरिंग करना है। हमें सारी चीज़ें का नॉलेज होना चाहिए। हम सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टेराफॉर्म से क्रिएट करने वाले हैं। कितने सर्वर, फ्रंट एंड में, बैक एंड में, डेटाबेस में, पूरा का पूरा एप्लीकेशन हम क्रिएट करेंगे। ओके, और एप्लीकेशन सर्वर पे हो सकता है, कंटेनर्स हो सकते हैं, कुबरनेटिस के पॉड्स हो सकते हैं, एप्लीकेशन किसी भी तरीके का हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन का डिजाइनिंग हमारे आर्किटेक्ट करेंगे, और इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए डेवऑप्स इंजीनियर की टीम रहेगी। यहाँ तक किसी को डाउट है, किसी का कुछ क्वेश्चन है, पूछिए। क्लास होने के बाद आपके माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। यहाँ के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, आप मुझे कुछ भी क्वेश्चन पूछो। कोई आपको यहाँ पे ऐसा नहीं बोलेगा कि सिली क्वेश्चन पूछा, कितना इजी पूछा, सर ने तो बोला ही था, इसको फिर भी याद नहीं रहता है। आपका काम है यहाँ पे आने के बाद आपका हर एक डाउट क्लियर करके ले लो। कोई भी डाउट मत रखो, पूरा कंसेप्ट क्लियर करके ले लो। आप पे इधर उधर कहीं पे भी सर्च करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ओके, और बाकी डेवऑप्स क्लासेस जैसा मेरा क्लास नहीं है, फील फ्री आस्क योर क्वेश्चंस। मैं सिखा के नहीं जाता हूँ, ओनली आपके क्वेश्चंस सारे क्लियर करके ही जाऊंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके, और हर एक डायग्राम में खुद ड्रॉ करूंगा, जैसे आपने देखा होगा लास्ट बैच के लिए भी, इस बैच के लिए भी। ये आपके सारे डायग्राम्स रेडी है। नया बैच स्टार्ट होगा तो मैं खुद फिर से डायग्राम भी ड्रॉ करता हूँ, लिखता भी खुद हूँ। ओके, और हर एक बैच में अपना कंटेंट ऐड ही होता रहता है। तुम्हारे बैच के लिए डेवसेकऑप्स का प्रोजेक्ट ऐड किया है। ओके, चलो, इसमें किसी को डाउट है? नहीं है? बताओ, मुझे कंफर्मेशन दे दो। अगर डाउट नहीं है तो रिकॉर्डिंग स्टॉप करके आपके साथ शेयर करता हूँ, डाउट है तो सॉल्व करके देता हूँ। बोलिए। योगेश गीता यार, हरी सूरज गीता यार, ये जो आप बोलते ना यूएक्स डेवलपर, जो फ्रंट एंड में जो होता है, मतलब यूआई तुम्हें समझ में आया, जैसे कि यूजर इंटरफेरेंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम एज अ कस्टमर हूँ मैं फ्लिपकार्ट या अमेजोन की फॉर एग्जांपल, तो मैं जो उनका जो वेबसाइट है, इट शुड बी
यूजर फ्रेंडली, और इट शुड बी मतलब हम प्रॉपरली एक्सेस कर पाए वो पर्टिकुलर वेबसाइट को, इसलिए हम उसको यूजर इंटरफेस बोलते हैं, ताकि यूजर कैन इंटरेक्ट विद इजीली। ओके। और यूएक्स डेवलपर में मतलब क्या होता है, मतलब यूएक्स मतलब क्या करेगा वो फ्रंट एंड? ओके, चलेगा, बता देता हूँ। करें स्टार्ट। देखो, ये मेरा एक वेबसाइट है। ओके, यहाँ पे मल्टीपल वेबसाइट है। तो काम क्या रहता है एक्चुअल में, ये बता देता हूँ आपको। ओके, चलेगा। तो देखो, ये फ्लिपकार्ट के ऊपर, फ्लिपकार्ट के प्रोजेक्ट पे ही मैंने काम किया है, इसलिए मैं इस प्रोजेक्ट का आपको बता देता हूँ। फ्लिपकार्ट, बैंक, ई कॉमर्स की वेबसाइट, टेलीकॉम, ये सारे सेक्टर में काम कर चुका हूँ। तो अपन फ्लिपकार्ट का समझते हैं। ओके, अगर हम देखते हैं कि सर ऑप्शन होने चाहिए क्लिक करने के लिए, ये तो काम हमको समझ में आया। ओके, लेकिन यहाँ पे यूएक्स यूआई डेवलपर का काम क्या रहेगा, या उनका काम क्या होता है पता है? उनका काम होता है इमेजेस का साइज, ये दिख रहा है आपको, इस इमेज का साइज ऐसा ही होना चाहिए। प्लस रेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे आना चाहिए, प्राइसिंग का ऑप्शन यहाँ पे दिखना चाहिए, डिस्काउंट अप्लाई होने के बाद कितने परसेंट डिस्काउंट अप्लाई होना है वो यूजर को दिखना चाहिए। ओके, ये जो विजिबिलिटी का, अट्रैक्टिव बनाने का वेबसाइट को, ये काम होता है यूआई यूएक्स डेवलपर का। बात समझ में आ रही है? यूआई यूएक्स डेवलपर क्या करते हैं, तुम्हारा वेबसाइट को मोर अट्रैक्टिव बना रहे हैं। आप बोलोगे सर ये हम हर रोज देखते आ रहे हैं। ये जब पहले, जब मैं फ्लिपकार्ट में काम करता था 6 साल पहले, तब ऐसा वेबसाइट नहीं था। बहुत इंप्रूवमेंट किया है, बहुत इंप्रूवमेंट। आप यहाँ पे देखोगे, प्राइसिंग का ऑप्शन है। आपका बजट कम है, 30,000 से नीचे, आप यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। आपको ब्रांड चाहिए ओनली एलजी के ही, मुझे, मैं तो एलजी का फैन हूँ जी, मुझे एलजी के ही वॉशिंग मशीन चाहिए, तो मैं एलजी में क्लिक किया, ये ऑप्शन, ये सारे ऑप्शंस यूजर को, जो वेबसाइट है वो जितना ज्यादा यूजर फ्रेंडली करने की कोशिश कौन करता है, यूआई यूएक्स डेवलपर करता है। बहुत यूजर फ्रेंडली करना है, यूजर के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, यूजर को जो सर्च करना है जल्दी से मिले। प्लस ये फॉन्ट का साइज, यहाँ पे देखो, ये थोड़ा आपको फॉन्ट अलग दिखेगा, इसका फॉन्ट अलग दिखेगा, साइज अलग अलग दिखेगा। यहाँ पे देखो, फ्लिपकार्ट चॉइस, मतलब क्या, दिस प्रोडक्ट इज वैल्यू फॉर मनी। फ्लिपकार्ट में बहुत सारे लोग ये प्रोडक्ट को चूज करते हैं। ओके, आप देखो, सारे प्रोडक्ट में से एक बेस्ट सेलर रहेगा और एक फ्लिपकार्ट चॉइस रहेगा, ऐसे टैग भी आता है। क्यों आता है ये? क्योंकि इनको इनका वेबसाइट अट्रैक्टिव बनाना है। बात समझ में आई? वैसे आप एजुकेशनल वेबसाइट देखो, हमारा हमारे वेबसाइट में कुछ अट्रैक्टिव नहीं है। हमारा वेबसाइट एकदम सिंपल फॉर्मेट में है, दिख रहा है आपको, एकदम सिंपल फॉर्मेट में। क्योंकि हमें यूजर एक्सपीरियंस से ज्यादा हमें इम्पोर्टेंट है कंटेंट, डेटा इम्पोर्टेंट है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो हर एक वेबसाइट में कुछ अलग अलग चीजें है। जैसे आप आईसीआईसीआई बैंक का वेबसाइट देखोगे, तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सारे ऑप्शंस आने चाहिए। यूजर को एफडी कैसे बनाना है, एनआरआई को क्या क्या फैसिलिटी है, बिजनेस में क्या क्या फैसिलिटी है। आप इसमें पर्सनल में चेक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। ओके, बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो ये ऑप्शंस कहाँ पे, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, उसकी साइज क्या होना चाहिए, फॉन्ट साइज कौन सा होना चाहिए, ये इमेज दिख रहा है, ये इमेज दिखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इमेज जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो ये इमेज फटना नहीं चाहिए। ये सारी चीजें यूआई यूएक्स डेवलपर देखते हैं, हर एक लिटिल लिटिल थिंग्स। ये जो एरो हो रहा है, ये एरो की साइज कितना होना चाहिए। ओके, हर एक जो टैब दिख रहा है वो कितना होना चाहिए, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या क्या आना चाहिए। ओके, इंडिया का फ्लैग यहाँ पे दिखना चाहिए, कस्टमर सर्विस, अपना फोन नंबर कहाँ पे होना चाहिए। ये पूरा डिजाइनिंग और वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाने का काम यूआई यूएक्स डेवलपर का होता है। ओके, ओके। और किसी का कुछ क्वेश्चन है, पूछिए। अगर आज अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन नहीं है, वीडियो देखो, कल क्वेश्चन आएंगे, कल पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने क्वेश्चन पूछोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, मेरा काम क्या है, जो डेवऑप्स को इजीएस्ट वे में आपको सर्व करना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए हर एक कॉन्सेप्ट। ओके, डेवऑप्स या एडब्ल्यूएस सीखना स्टार्ट करेंगे हम 22 लेक्चर्स के बाद। पहले 22 लेक्चर्स हम पूरा बेस क्लियर करके लेने वाले हैं। जिनका कोई आईटी का बैकग्राउंड नहीं है, जिन्होंने कभी आईटी में काम नहीं किया है, सबका बेस पहले क्लियर करके लेंगे, फिर अपन जाएंगे एडब्ल्यूएस डेवऑप्स के ऊपर। ओके, चलेगा। किसी को कोई डाउट नहीं है तो मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ। ओके।
और